Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूँ सादिया फौज। और आज है बुध और है 19 जुलाई और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और एक बहुत जबरदस्त सा टॉपिक। यानी गुड मॉर्निंग आज सबकी लगने वाली है क्लास, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश के हवाले से, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से और स्पेलिंग्स के हवाले से। तो आज हमारी पूरी थीम इसी के ऊपर होगी कि क्यों हम प्रोनाउंसिएशन में इतनी गलतियां करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना बेइंतहा जरूरी है कि इंग्लिश जबान की अहमियत क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इंग्लिश जबान की अहमियत के बारे में आपको बताते हैं कि इंग्लिश जबान जो है ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है और इसको सबसे पहले मेडिलान इंग्लैंड में बोला गया और उसके बाद फिर जर्मन ट्राइब्स गए और वहां पर बाल्टिक सी पर गए और फिर उसके बाद जाकर वहां पर आबाद हो गए। लेट 17th और 20th सेंचुरी में मॉडर्न इंग्लिश का आगाज हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ज्यादा दौरा था और ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका भी उसके साथ साथ खड़ा था। तो ये जबान मर्ज हो गई और जब ये जबान मर्ज हो गई तो इसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में राइज कर दिया गया, जिसमें लॉ, नेविगेशन और साइंस के मजामीन शामिल थे। और उसके बाद पूरी दुनिया पर इस जबान का राज रहा। और इसकी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि ये दुनिया में बोली जाने वाली स्पेनिश और चाइनीज के बाद तीसरी बड़ी जबान है और दुनिया में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बड़ी जबान है। यानी कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसके बाद हम इस जबान का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं इस जबान का, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें बींगा सहाफी या आप सबको बींगा डॉक्टर, बींगा पाकिस्तानी, बींगा पर्सन, बींगा इंजीनियर या कोई भी आपका प्रोफेशन है, आपको ग्लोबली इंटरेक्ट करना है पूरी दुनिया में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश के प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा तादाद में ये बात कहते हैं कि इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो चल जाती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ही खराब हो या आप किसी वर्ड को आगे पीछे कर दे तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी करने लगती है शेक। तो ग्लोबली इंटरेक्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात को मनवाना है, अपनी बात को पहुंचाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश जबान का। और उसके लिए हमारी जबान में यानी इंग्लिश जबान जो है उसके अंदर परफेक्शन होनी चाहिए। और साथ साथ बात करेंगे आज हमारी अपनी अदबी, सकाफती और अखलाकी जबान उर्दू की भी, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और उसके कुछ अल्फाज भी हम ऐसे आगे पीछे कर देते हैं जैसे कि वो हमारी जबान ही ना हो। जी बिल्कुल, इंग्लिश के हवाले से तो बहुत डिटेल में सबा ने बता दिया। उर्दू के हवाले से हम बात करते चलें और जबान की अहमियत के हवाले से बात करें। अगर दो इंसानों को आपस में बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, तो ऑब्वियस एक जबान की जरूरत पड़ती है। और यही जबान जो हमारी उर्दू है और दूसरों की इंग्लिश है या फिर कोई और चाइनीज या फिर कोई हिंदी जबान है, कोई भी डिफरेंट जबान है, लेकिन ये दो लोगों को इंटरेक्ट करने में, दो लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उर्दू के हवाले से, जिस तरीके से इंग्लिश की हम हिस्ट्री देख रहे थे और हमें सबा ने बड़ा डिटेल में बताया, उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए तो बर्रे सगीर की ये लश्करी जबान समझी जाती है, जिसमें हम ईरानी लफ्ज भी देखते हैं, सऊदी लफ्ज भी देखते हैं, यानी कि अरबिक लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स इसमें आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बादशाह जो कि बर्रे सगीर में आए फतूहात करते हुए और वहां पर आकर आबाद हो गए, उनकी कौमें यहाँ पर आकर आबाद हो गई। तो ये लश्करी जबान इसी सेंस में कहा जाता है कि बहुत सारे लश्करों की जबान जो है वो मिलकर उर्दू की जबान बनती है और यही उर्दू की जबान आज पाकिस्तान में राइज है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। इसको बोलना सब सीखते हैं, ना सिर्फ उर्दू बल्कि सबा इंग्लिश के हवाले से भी बात की जाए तो जबान को बोलना तो सब सीख जाते हैं, लेकिन जबान का लिखना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्पेलिंग्स के हवाले से भी, हिज्जे के हवाले से भी, कि किस तरीके से उर्दू के अल्फाज लिखे जाते हैं या किस तरीके से इंग्लिश के अल्फाज लिखे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो लग पता जाता है। लिहाजा इन दोनों चीजों को हम अगर साथ साथ रखें तो इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वल नजर आती है। लिहाजा हम बात करेंगे और इसी हवाले से शो में, लेकिन मिलेंगे सुहेल से जो स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक कराने में उनकी मदद करते हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उसमें आपका आप जो मतलब देना चाह रहे होते हैं या उसकी जो मीनिंग्स होती हैं वो नेटिव स्पीकर को समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो जो आपकी जो कम्युनिकेशन होती हैं उसमें बैरियर्स आते हैं। सिमिलरली आपको जो नेटिव स्पीकर अगर आपसे बात कर रहा होता है, वो कोई वर्ड बोलता है, इवन कि आपको वर्ड पता होता है, उसकी मीनिंग भी पता होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से आप उस वर्ड को समझ नहीं पाते।
प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज की जो है वो, अगर आप जो है वो लफ्ज़ जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जो है वो पूरे मीनिंग्स भी चेंज हो सकते हैं। हम शुरू से असल में बात नहीं कर रहे होते इंग्लिश में, तो इसलिए हमें थोड़ा वीक हो जाते हैं हम आगे जाके। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुरू से अगर बोलें इंग्लिश और आम बात करें इंग्लिश में तो हम बेहतर हो सकते हैं। और मिलवाएंगे आपको इंग्लिश टीचर अहमद से, जो बच्चों को 15 से 20 सालों से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कम्युनिकेटिव के इफेक्टिव होने में और मीनिंगफुल होने में प्रोनाउंसिएशन बहुत कलीदी किरदार अदा करता है ज़बान के बोले जाने के हिसाब से। और चूंकि कम्युनिकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ होती है, अगर अल्फाज ठीक से अदा नहीं किए जाते तो उनका मीनिंग भी ठीक से आगे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता। और इसके साथ साथ शो में मिलेंगे इंतहाई ज़हीन और हाजिर दिमाग नौजवान स्क्रैबल प्लेयर मरियम से, जिन्होंने कामयाबी के कई झंडे गाड़े हैं। जो बुकवर्म्स होते हैं, जो बेचारे, वो क्या हमारे तो कॉन्सेप्ट है मम्मी डैडी वाले लोगों का गेम है। जो कूल टाइप लोग होते हैं ना, वो नहीं आते इसमें। तो एक बड़ा ही डिस्करेजिंग सा रिस्पॉन्स था कुछ लोगों का। तो जनाब, एक बहुत जानदार आज शो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वॉवल्स की बात करेंगे और बात करेंगे हरूफ तहज्जी की। लेकिन ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे। पहले नजर डाल लेते हैं आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी सबा, सबसे पहले मेरे पास है एक्सप्रेस। अपने नाज़रीन से भी डिस्कस करते चले कि यहाँ पर मेन लीड लगी है नवाज शरीफ ऑफ शोर कंपनी के चेयरमैन रहे। वकील की जानिब से यह एतराफ किया गया है। वजीर आजम की नाअहली, रेफरेंस फैसला शवाहिद पर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। कल पहली बार हमने देखा कि वजीर आजम नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनके क्या ख्यालात थे, जो उन्होंने एतराजात इससे पहले पहली पेशी पे उठाए थे, उसके हवाले से भी बातचीत की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि वजीर आजम को हमने JIT की सूरत में सफाई देने की कोशिश की थी कि सफाई देने का वक्त मिल जाए, लेकिन वजीर आजम और उनकी फैमिली के जो लोग पेशी के लिए वहां पर आते रहे, उन्होंने खातिर ख्वाह जवाबात नहीं दिए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि वजीर आजम की नाअहली या रेफरेंस फैसला शवाहिद पर होगा। ठीक, अच्छा, जंग में भी जो मेन लीड है वही मनी ट्रेल और इस हवाले से लगाई गई है और इसमें कहा है कि शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए इमरान खान की दरख्वास्त खारिज, मुतालिका फोरम से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा कहना है। और स्पीकर पंजाब असम्बली का मुतालिका फोरम मौजूद होने के बावजूद बराह रास्त अदालत से क्यों रुजू किया गया, जबकि अदालत रुजू किया था। स्पीकर का ताल्लुक भी शहबाज शरीफ की पार्टी से है, ऐसा कहना है वकील PTI का। और जो दूसरी लीड है वो उसी हवाले से है जो JIT की समाअत है। जी सादिया। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ हम बात करेंगे वकला के हवाले से, जो कल हमने देखा कि उनकी जानिब से रैलियां निकाली गई और वकला का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी हर जिले में गो नवाज गो रैलियां निकालेगी। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल ने दी है। शहबाज डार, कैप्टन सफदर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। वकला कन्वेंशन में APC बुलाने का भी ऐलान किया गया है और आज वकला बरादरी जो है वो आज हड़ताल करने जा रही है और इसी हवाले से कि वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे। इसके अलावा शहबाज शरीफ और इसहाक डार और कैप्टन सफदर से भी मुस्ताफी होने की बातचीत की गई है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करें वकला की, जब भी ये इस तरह की कन्वेंशन हो रहे थे, इससे पहले भी इस्तीफे के हवाले से वजीर आजम के खिलाफ तो दो धड़ बन चुके थे। वकला आधे इस तरफ थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो हुकूमत के हक में थे, और बहुत से ज्यादातर ऐसे वकला हैं जो उनके खिलाफ थे। लिहाजा उनकी जानिब से कल रैली निकाली गई और आज हड़ताल की जा रही है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि JIT के हवाले से, समाअत के हवाले से अखबार जो है इस वक्त बिल्कुल फुल है, जंग अखबार, लेकिन इस जंग अखबार में एक खास किस्म की तस्वीर है जो कि वजीर आजम और कतरी फॉरेन मिनिस्टर की है, जिन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। और ये है शेख मोहम्मद अल-सानी, जिनका इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, और ये इंतहाई अहम मुलाकात है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक गल्फ क्राइसिस के हवाले से ये मुलाकात की गई है, जिसमें कुवैत के जो अमीर हैं शेख अल सबा, उनकी कोशिशों को सराहा है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कतर को यकीन दहानी कराई है कि जो भी डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और पाकिस्तान इस सिलसिले में कतर के साथ है। जैसे ही फॉरेन मिनिस्टर आए कतर के, तो यहाँ पर ये बात सुनाई दी गई कि क्या इस केस के सिलसिले में आए हैं या कोई इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होगी JIT के सिलसिले में, समाअत के सिलसिले में। लेकिन
लेकिन ये उसके बरअक्स निकला। तो इसके हवाले से यहाँ पर तस्वीर भी लगाई गई है और जंग ने इसको मेन लीड का हिस्सा बनाया है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अपोजिशन के हवाले से। अगर तो अपोजिशन में तो तमाम लोग मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी अपना इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। फजलुर रहमान, इसके अलावा एजाजुल हक से कल वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम ने कहा कि इस्तीफा दूंगा, ना ही असेंबली तहलील की जाएगी, अदालत जो भी फैसला देगी वो कबूल करूंगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से उन्होंने गुफ्तगू की। फजलुर रहमान, एजाजुल हक का अपोजिशन के एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर इत्तफाक, वजीर आजम को हिमायत की यकीन दहानी कराई गई है। इससे पहले हम आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया था कि वो सारे इत्तेहादी जो कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि वो भी ओपोजिशन के साथ खड़े होंगे। लिहाजा कल का ये जो इजलास हुआ है, वजीर आजम नवाज शरीफ ने जो मुलाकात की है फजलुर रहमान और एजाजुल हक से, तो इस बात को हम गलत साबित होता देख रहे हैं। अच्छा सादिया, डेफिनेटली बहुत दफ़ा हम GIT और समात की बात करते हैं, थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं। एक न्यूज़ शामिल कर लेती हूँ चौधरी निसार के हवाले से, जिनके हवाले से सियासी हलकों में बड़ी आवाज़ उठ रही है कि काफ़ी साइड पर नजर आ रहे हैं। तो उनके हवाले से खबर ये है कि चौधरी निसार अलील हो गए और उन्हें सियासी मसरूफियात तर्क कर दिया। और मैं सोच रही थी कि जंग में कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ ढूंढूं, कुछ अच्छा ढूंढूं, लेकिन इस हवाले से यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं नसीम अख्तर की बात ज़रूर करना चाहूँगी, जो कि अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप उन्होंने जीती है बीजिंग में, और उन्होंने चीन के फिनले को हराया है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनके तालीमी अखराजात उठाने का फैसला किया है। और ये वो हमारे कौम के हीरो हैं, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो कि हमारे कौम का नाम रोशन करते हैं। और पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। जी बिल्कुल। सवा हमारे पास डॉन में मेन खबर जो लगी है, मैं वो बात करूंगी। जिस तरीके से कल हम बता रहे थे कि सेनेट का इजलास होने वाला है, उसी हवाले से कि वहां पर बहुत अहम बातचीत हुई है। सऊदी लेड मिलिट्री अलायंसेस TORs अबेटेड, अजीज टेल्स सेनेट। और इसी तरह की पहले भी अखबार में यानी कि एक्सप्रेस में भी बात की जा रही थी कि इस्लामी इत्तेहाद अभी नहीं बना है, तो आर्मी चीफ के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं लिहाजा वो ना उठाए जाएं। लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि TORs अभी नहीं बने, तो आर्मी चीफ जो साबिक आर्मी चीफ है राहील शरीफ, वो अब वहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन एजाज सरताज अजीज की जानिब से ये बताया गया है सेनेट को कि अभी वहां पर ट्रेनिंग्स चल रही हैं और TORs पर काम हो रहा है। जैसे इस्लामी इत्तेहाद से रिलेटेड कोई भी फौज बनेगी या कुछ भी बनेगा, आगे जो भी पेशरफ्त होगी वो सेनेट को उसके लिए आगाह कर दिया जाएगा। बिल्कुल। रज़ा रब्बानी स्पीकर जो है सेनेट के, रज़ा रब्बानी, उन्होंने यही कहा है कि जब TORs नहीं बने थे तो फिर राहील शरीफ को सऊदी अरब कैसे भेजा गया। इसकी मजीद आगे चल के जो दीगर अराकीन थे उन्होंने कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा जी, जो बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है नवाज बैग्स, कोई थी लेड एफर्ट्स, वही जो अभी मैं बात करी थी। और इन्होंने भी यहाँ पर पिक्चर पब्लिश की है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की और फॉरेन मिनिस्टर की। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक खबर है कि गवर्नमेंट फॉर इंटेंस स्क्रूटनी फॉर डॉक्यूमेंट्स। मरियम औरंगजेब के हवाले से खबर है, जो कि उन्होंने मीडिया से बात की थी और उन्होंने कहा कि GIT के जितने भी सवालात थे उनके ऊपर जो उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, उस हवाले से उन्होंने जो बयान दिया था उसको मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है कि PTI के फवाद चौधरी ने पेशन गोई की है कि नवाज शरीफ साहब को अगर उन्होंने तमाम ट्रायल और तमाम दलाइल नहीं दिए तो उनको 14 साल जेल हो सकती है पूरी शरीफ फैमिली को। तो इस बयान को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। तो कमर जमान कायरा के बयान को भी यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। जी बिल्कुल। अखबारों को हमने डिस्कस किया और अब होने क्या जा रहा है आज मुख्तलिफ शहरों में, ये भी जानेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक, और उनसे जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में किस किस्म की गहमा गहमी वो देख रहे हैं। जी राना तारिक, बताइएगा इस्लामाबाद में आप क्या देख रहे हैं? आज समात होने जा रही है और आज भी ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे, इसके अलावा कौन कौन से इवेंट्स होने हैं आज? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम। राना तारिक को हमारी आवाज नहीं जा रही है और हम तो पूछ रहे थे राना तारिक से कि इस्लामाबाद में कौन कौन से इवेंट्स है। ठीक है राना तारिक, बात करें जी। जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन जमातें इस वक्त सरगर्म है वज़ीर आज़म के इस्तीफे के हवाले से। वो पनामा के GIT की रिपोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पनामा केस की समाअत जो है वो जारी है। ख्वाजा हारिस जो वज़ीर आज़म के वकील हैं, उनके दलाइल आज मुकम्मल होने का कभी इम्कान है कि वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। बाकी शरीफ फैमिली के मेम्बरान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो उसके बाद दलाइल जारी रखेंगे, उसके बाद हतमी फैसले की तरफ जा सकता है। जबकि सबसे अहम जो है आज पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो अदालती बाइकाट की कॉल दी गई है मुल्क भर में, उसकी हवाले से वो भी बहुत अहम है कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान बार कौंसिल ने अदालती बाइकाट का ऐलान कर रखा है। आज पूरे मुल्क में जो है वो अदालतों में हुक्ला जो है पेश नहीं होंगे। इसके अलावा आज सेनेट का इजलास है। सेनेट में ओपोजिशन की तरफ से जो 14 नुकाती एजेंडा दिया गया था, उस पर आज दूसरा रोज है सेनेट के इजलास का। आज पनामा
केस के हवाले से, GIT की रिपोर्ट के हवाले से आज सेनेट के इजलास में बहस की जाएगी। ताम गहमा गहमी सियासी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, अरूज पर है और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म जो है अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान और इजाजुल हक से मुलाकात की। आज भी कभी इम्कान है कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जबकि अपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही है कि वो वज़ीर आज़म खुद और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि GIT में उन्हें जो है वो मुलज़म करार दे दिया है। उन पर बहुत ज़्यादा संगीन करप्शन के मुकदमात हैं। जी ठीक है, तारिक खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं शहर का और जानेंगे कि आज लाहौर में क्या सियासी और समाजी तकरीबात हो रही हैं और साथ ही वहाँ के मौसम के बारे में भी अपडेट्स लेते हैं। जी अपडेट कीजिए तारिक खान। जी मौसम आज, क्योंकि बरसात तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज सुबह से मौसम कुछ गर्म है। थोड़ी सी जो सूरज है वो अपनी आंखें दिखा रहा है, लेकिन हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, जिसके बायस लेकिन गर्मी की तपिश जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ अगर हम देखें तो कल पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उन्होंने ऐलान किया था कि आज हड़ताल की जाएगी और इस हवाले से आज तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफे दें। इसके साथ उन्होंने इसहाक डार का नाम भी लिया है, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का भी कहा है, कैप्टन सफ्दर का भी कहा है कि वो भी अपने ओहदों से फौरी तौर पे मुस्तफ़ी हों। और आज उन्होंने इस हवाले से जो हड़ताल का ऐलान, सबसे पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2 जजेस के इख्तलाफी नोटिस के साथ, तो उस पर उन्होंने फौरी तौर पर कहा था कि वज़ीर आज़म स्टेप डाउन करें और इस्तीफ़ा दें। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस वक्त कहा था कि GIT की रिपोर्ट के बाद हम इस पर फैसला करेंगे कि आया उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे GIT की रिपोर्ट आई है, अब उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की तायद की है कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को जो है स्टेप डाउन करना चाहिए और एहतजाज करते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ कल जो है जो लाहौर हाई कोर्ट बार की एक्शन कमेटी है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो और रैलियाँ निकालेंगे, जो इजलास हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। तो कल हवा इस हवाले से जो है वो रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। आज भी कुछ इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएंगे। इसके साथ आज कश्मीर के शोधा के हवाले से एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें सराजुल हक और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो पहुँचेंगे और जो कश्मीर में शोधा हैं उनके हवाले से जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक और इवेंट जो था वो भी होने जा रहा था, लेकिन बहुत से इवेंट होने जा रहे हैं। तारिक खान हमें अपडेट कर रहे हैं, वकला बरादरी की जानिब से हड़ताल की जा रही है। सभा में यही सोच रही थी कि इजलास करते रहे, मुजाहरे करते रहे, हड़तालें करने से हुक्मरानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो तमाम लोग जो बेचारे वहां पर पहुंचते हैं, पेशियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। तारिक खान क्या क्या होने जा रहा है आज लाहौर में हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं पेशावर का। पेशावर में आज क्या क्या हो रहा है इस हवाले से जानने के लिए हमने राब्ता किया है हमारी नुमाइंदा सबा रानी से। जी सबा, बताइएगा आज पेशावर में कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं और मौसम कैसा है वहां पर? आज पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने सुबह भर की छोटी बड़ी अदालतों से बाइकआउट किया है। जो वकला हैं वो अदालतों में आज पेश नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है साइलिन को भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने में आ रही है। वकला का मुतालबा है कि जो GIT रिपोर्ट आने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके जो दीगर लोग हैं वो अपनी पोजीशनों से इस्तीफ़ा दें और मुस्तफ़ी होकर जो है तो बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया जाए। इसके अलावा आज पेशावर में कबायली अवाम अपने हकूक़ के लिए रैली भी निकाल रहे हैं, जिसका आगाज़ कयूम स्टेडियम से होगा और जो वो पेशावर प्रेस क्लब तक जाकर जो है तो वो इख्तिताम पजीर होगी। इसके अलावा ज़िली हुकूमत का बजट का इजलास भी आज पेशावर में होगा, जिसमें बजट के हवाले से जो है तो गुफ्तगू और दीगर बहस की जाएगी। और इसके अलावा फिर आज मौसम के हवाले से अगर बात कीजिए तो पेशावर में जी मौसम के हवाले से बताइए। जी मौसम जो है तो वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गुज़िश्ता रात को जो है तो काफ़ी ज़्यादा बादल थे, लेकिन यह है कि अब फिलहाल दिन के आगाज से ही सूरज जो है तो वो चमक रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने में आ रही है और दिन में भी यही लग रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। चलें जी, पेशावर में गर्मी ज़्यादा है, सूरज चमक रहा है और मौसम पहले ठीक खराब हो गया है और पेशावर में भी आज गहमा गहमी होगी। गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर तब्दील किए जाने का इम्कान। पुलिस को 2 से 3 माह में नई वर्दियां दे दी जाएंगी। वर्दी तब्दीली पर पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी गई। आला अफसरान की ख्वाहिश पर पंजाब हुकूमत वर्दी तब्दील करने पर राजी हुई। वर्दी की तब्दीली पर 80 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी और सिर्फ वर्दी तब्दील करने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी तब्दील करने चाहिए।
गुजरांवाला में डॉक्टर्स के कारनामे ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। वार्ड में मरीज को मुर्दे के साथ एक ही बेड पर लिटाने के वाक़े के खिलाफ मरीजों और लवाहिकीन ने सख्त एहतजाज किया है। मीडिया पर खबर नश्र होने के बाद MSDHQ गुजरांवाला अनवर अमान ने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। ताहम उन्होंने लाश को बर वक्त मुर्दा खाने मुंतकिल न करने के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है सरकारी अस्पतालों। और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इनकी डिग्रीज भी वैलिड है या नहीं, क्योंकि कोई ढंग का डॉक्टर ये इकदाम नहीं उठा सकता। मौसम की बात कर लेते हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रात गए टावर, डिफेंस, कोरंगी, शारा फैसल, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लसबेला, गुरु मंदिर, नाजमाबाद, नीपा, चौरंगी और इतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी का सिलसिला दिन में भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और जबरदस्त किस्म का कराची का मौसम है और कराची वाले कर रहे हैं बहुत ज्यादा एंजॉय और सारी शिकायतें दूर हो गई कराची वालों की कि जो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन अब बारिश जो हो रही है तो वो हुए चले जा रही है और बूंदाबांदी का ये मौसम हम सबको बहुत लुभा रहा है। एक दफा फिर बात करते हैं JIT के हवाले से, जिसकी एक इम्पोर्टेंट समात आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में इस वक्त हम बात करेंगे एडिटोरियल के हवाले से और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से हमारे सीनियर सहाफी और लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जी अनवर हाशमी साहब, आज क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल? जी वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली जो JIT है उसने जिस तरह कौम को डिप्रेस कर रखा है और किसी को कहीं कहीं नहीं छोड़ा, इसी तरह अखबारात के जो पेजेस हैं जहाँ पे कोई अदब, आर्ट और कल्चर की बात होनी चाहिए थी, कुछ एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी और दीगर मसाइल की होनी चाहिए थी, उसकी स्पेस जितनी भी है वो भी JIT ने ले रखी है। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि JIT से हट के भी कोई चीज़ बात हो, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज एक कौमी फरीज़ा समझते हुए अखबारात के इदारिये जो है उन्होंने इस टॉपिक को अहमियत दी है कि तकरीबन एक साल में भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की 580 मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुका है। कल परसों भी फायरिंग हुई जिसमें एक जीप जो है वो खाई में गिर गई और उसमें 4 जो है वो शहीद हो गए और अब तक जितनी शहादतें हुई हैं उसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पे अखबारात ने 2 किस्म के जो है वो रियलाइज़ कराया है 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट तो उन्होंने आलमी बरादरी को कराया कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी UNO के दफातर हैं, गैर मुल्की सफारत खाने हैं जो इस खित्ते को ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हुए हैं, तो एक तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लिए भी ये क्वेश्चन मार्क है कि भारत इतनी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है आलमी कवानीन की, तो ये सफारत खाने आलमी इदारों को क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो इसमें हमारे दफ्तर खारजा की और हुकूमत की कितनी कमज़ोर पॉलिसी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे मुंतखब ऐवान जो कि सारे JIT में जो है वो मसरूफ़ हैं, वो इतने हसास मौजू ऐवान में इस वक्त जो है वो डिस्कस होना चाहिए था ताकि आलमी बरादरी की नजरें हों कि चलो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ तो एक इंटरनेशनल वार है दहशतगर्दी के खिलाफ, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो भारत को क्या मसला है कि भारत को क्या मसला है कि वो इतने हाई लेवल पे खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये चीज़ें इस इदारियों में भारतीय इकदाम की मजम्मत की गई है और हुकूमत पाकिस्तान को एहसास दिलाया गया है कि इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए। ठीक, हम आगे बढ़ने से पहले यही जो आप बात कर रहे हैं, आलमी इदारे जो हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते या उन तक बात उस तरीके से नहीं पहुंचा पाते हम लोग जिस तरीके से पहुंचानी चाहिए। आप क्या समझते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है? हम सिफारतकार को बुलाते हैं और उसके सामने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज करके बात खत्म हो जाती है, एक दफा फिर LOC पर हम देखते हैं फायरिंग हो जाती है। तो इस तरह की चीज को आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से इसको उठाया जा सकता है? देखिए हुकूमत, अब जो पब्लिक है वो तो आप देखेंगे कि सड़कों पे भारत के खिलाफ रैली भी निकालते हैं, जैसे कि आज हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि कश्मीर के हवाले से आज लाहौर में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे, सेमिनार भी होंगे। तो बुनियादी तौर पे फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट का ये काम है
कि वो उनकी आवाज़ ज़्यादा पहुंचती है कि इस वक्त पूरे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और दफ्तर खारजा जो है वो बरादरी को क्या मैसेज दे रहा है। देखो, दहशत गर्दी का जहाँ भी वाक़ होता है वो एक अनदेखा दुश्मन होता है, उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन ये तो एक नजर आने वाला दुश्मन है जो बगैर किसी जंगी हालात के पाकिस्तान पे जो है वो मुसल्लत कर रहा है और बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो यकीनन एक तफसील से जायजा लिया जा सकता है कि आलमी बरादरी क्यों खामोश है। जी बिल्कुल, एक तो आलमी बरादरी क्यों खामोश है और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पनामा लीक्स का मसला चल रहा है और इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात हमें बहुत ज्यादा हैं, तो हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होनी चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी भी बहुत प्लान होनी चाहिए। अच्छा अनवर हाशमी साहब, एक तरफ चीन का और भारत का भी इशू चल रहा है, वही भूटान वाला मसला और सीकम का मसला। तो देखें, अभी थोड़े ही दिन हुए और इनमें कशीदगी है चीन और भारत के अंदर, तो चीन ने कड़ा और सख्ती से जवाब दिया है जिसके ऊपर भारतीय जो है काफी खामोश हो गए, पीछे हटते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये LOC का मसला कई सालों से है और जब उनका दिल चाहता है वो हमारी जो है सरहदों पर आकर फायरिंग करते हैं, कभी हमारे शहरी जो है वो हलाक हो जाते हैं, कभी हमारी बहुत सारी जगहें तबाह हो जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान अब क्या करे कि बिल्कुल एक कड़ा जवाब दे कि नहीं, इट इज इनफ? किस तरीके से प्लान करनी चाहिए स्ट्रेटेजी? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कल आप देख लें कि बरतानवी इदारे ने पाकिस्तानी अफवाज के जो है एक बारे में एक रिपोर्ट शाये की है और जिसकी कारकर्दगी को और बड़ा अप्रिशिएट किया गया इसके किरदार को पाकिस्तानी फौज के। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जहां वक्ती तौर पे उसको जवाब भी देता है, फायरिंग के जवाब भी देता है, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदार कौम का होने का सबूत भी पहुंचा देता है। लेकिन एक चीज बड़ी वो रियलाइज करा चुका है, आलमी अफवाज बैठी है अफगानिस्तान में और वो पाकिस्तानी फौज की सलाहियत को समझ चुकी है और भारत को बता भी चुकी है कि किसी उसमें ना रहना पाकिस्तान दिफाई सलाहियत के लिहाज से इतने सीक्रेट रखता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई बड़ा इकदाम उठाया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान से उठाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। GIT के हवाले से एक दफा फिर बात करेंगे। अनवर हाशमी साहब, हम चाहते हुए भी इसको साइड पे नहीं कर सकते क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसकी। GIT की रिपोर्ट पर आज फिर समाअत होने जा रही है। आप ये बताइए, खुर्शीद शाह की जानिब से कल काफी अहम बात की गई, उन्होंने कल कह दिया, इससे पहले खुर्शीद शाह की जानिब से ये बात नहीं कही जा रही थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब जमहूरियत को खतरे के तौर पर सामने आएंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और जो जमहूरी तसलसल है वो कायम रहना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जमहूरियत को वाकई कोई खतरा है? देखिए, जमहूरियत को जो है एक फिक्रा जो है एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा था कि डिक्टेटर खुद नहीं आता, उसे लाया जाता है। फिर उसने लिखा कि हालात ये सियासतदान इस नेज पे पहुंचा देते हैं कि फिर डिक्टेटर जो है वो चल के आता है। ये तो एक गहरा मफहूम है। खुर्शीद शाह की बात के हवाले से आज कुछ आर्टिकल्स हैं, मसलन डान में जाहिद हुसैन एक अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या वाकई जमहूरियत को खतरा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि उनके आर्टिकल का निचोड़ में एक निकालता हूं। तारीख पाकिस्तान के बारे में बहुत से अच्छे राइटर हैं, डॉक्टर सफ्तर महमूद, तो उन्होंने अपनी किताब में एक लतीफ़ा लिखा है, पॉलिटिकल लतीफ़ा था, जो कि जाहिद हुसैन के आर्टिकल की अक्कासी करता है कि इस जमहूरियत को किससे खतरा है। तो वो लिखता है कि एक शख्स जन्नत में पहुंच गया, तो जन्नत में उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे जरा दोज़ख की सैर कराई जाए। तो एक फरिश्ता उसे लेके दोज़ख की सैर कराने गया, तो उसने देखा कि बड़े बड़े कुएं हैं और उनके ऊपर जो है वो पहरेदार खड़े हुए नेज़े लेके। तो उसने अपने गाइड से पूछा कि ये कुएं क्या हैं, तो उसने बताया कि हर कुएं में एक कौम जो है वो जल रही है और ये नेज़े वाले क्यों खड़े हैं। तो उसने बताया कि जब कोई उस कुएं से निकलता है तो नेज़े वाला उसको दोबारा नीचे गिरा देता है। आखिरी बात, वो एक कुएं के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे पहरेदार नहीं है, तो वो गाइड से पूछता है कि इस कुएं में पहरेदार क्यों नहीं है। अच्छा, तो वो कहता है खुद देख लो। वो बताता है कि ये अपनी टांग खुद खींच लेते हैं, इसलिए पहरेदार नहीं है। तो इस आर्टिकल का भी आज मफहूम यही है कि ये सियासतदान जो है खुद एक दूसरे को धकेलते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी साहब। लेकिन आपके लिए मैं एक सवाल थ्रो करके जा रही हूँ, कल इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बात हो रही है डेमोक्रेसी की कि क्या जमहूरियत को खतरा है। अब पार्टी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और जमहूरियत को बचा सकती है या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्टी और जमहूरियत को बचा सकते हैं? गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको तलफ्फुज़ के माहिर सुहेल से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा अमल दरामद केस की समाअत जारी है। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। अपडेट्स लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काजमी से। जी नासिर काजमी, तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख के हवाले से कुछ बात करते हैं। और आज की हमारी थीम की तरह आज की तारीख भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के दिन यानी 19 जुलाई 1941 में पहली बार जहाज में दौरान परवाज मूवी मुतारिफ करवाई गई थी। ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन वो पहली एयरलाइन थी जिसमें इन फ्लाइट मूवी मुतारिफ करवाई गई, जो प्रेसिडेंट ऑफ इन फ्लाइट मोशन पिक्चर डेविड फ्लिक्सर की यूरेका टेक्नोलॉजी पर 4 साल मेहनत का नतीजा था। फ्लाइट में दिखाई जाने वाली फिल्म का नाम बायलर। आज की तारीख तो आपने जान ली। आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करते हैं और आपको बताएं किसी भी जबान में प्रोनाउंसिएशन इंतहाई अहम। तलफ़्फ़ुज़ की गलती से किसी भी लफ्ज के मायने यकसर तब्दील हो जाते हैं और यूं गुफ्तगू बेमकसद भी हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, अपनी बातों को पुरअसर बनाने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा उभारने के लिए जरूरी है कि तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो और जो बात जो जबान में आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए ट्रेनर की जरूरत होती है और ट्रेनर सुहेल ये काम किस तरह करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। माय नेम इज सुहेल and I have been teaching English language for almost 10 years. Basically इस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा ये है कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रह चुका हूँ, स्पेशली आयरलैंड में मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा, तो नेटिव स्पीकर के साथ भी मेरा इंट्रोडक्शन रहा। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट करी कि प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उसमें आपका आप जो मतलब देना चाह रहे हो मीनिंग्स होती हैं वो नेटिव स्पीकर को समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो जो आपकी जो कम्युनिकेशन होती हैं उसमें बैरियर्स आते हैं। सिमिलरली आपको जो नेटिव स्पीकर अगर आपसे बात कर रहा होता है वो कोई वर्ड बोलता है, इवन कि आपको वर्ड पता होता है, उसकी मीनिंग भी पता होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से आप उस वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। सिमिलरली आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से बैरियर्स आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में, तो वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट करता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे में स्पेशली ड्रॉबैक ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में टीचर्स जो हैं वो ट्रेन टीचर्स नहीं होते, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। दे डोंट नो इंटरनेशनल मेथडोलॉजीज़। टीचिंग जो है बहुत आगे जा चुका है, लेवल बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप अपने पाकिस्तान के जो करिकुलम पे देखें, जो सब्जेक्ट्स या जो बुक्स 70s में लिखी गई थी वो आज तक पढ़ाई जा रही हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती हैं। इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है, इंग्लिश को डिलीवर करना एक अलग चीज़ है। टीचर है डिलीवर करना। जब आपको डिलीवर करना नहीं आएगा तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। डिलीवर करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आपको सीखने को मिलता है कि टीचर्स को जो है वो किस लेवल पे किस तरह काम करना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज की, जो है वो अगर आप जो है वो लफ्ज़ जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जो है वो पूरे मीनिंग्स भी चेंज हो सकते हैं और एक लैंग्वेज बैरियर का भी जो है वो एक आप वो कह सकते हैं इस चीज़ को। फील्ड में एक तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है वो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए। तो इंग्लिश बिल्कुल आजकल की लाइफ में मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बेसिक नेसेसिटी हो गई है, खुसूसन आईटी के हवाले से भी और अदर जो डिसिप्लिन जिनके पास है, जिनकी अलग अलग डोमेन है, उनके लिए भी। और इंग्लिश भी लाइक हमारे लिए जो है वो एक नेटिव लैंग्वेज। हम शुरू से असल में बात नहीं कर रहे होते इंग्लिश में, तो इसलिए हमें थोड़ा वीक हो जाते हैं हम आगे जाके। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुरू से अगर बोलें इंग्लिश और आम बात करें इंग्लिश में तो हम बेहतर हो सकते हैं। और इसलिए अगर हम नहीं सीखेंगे ना तो फिर जैसे अगर हम फ्यूचर में कोई जॉब वॉब करते हैं तो फिर हमें मसला होगा फिर आगे जाके। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर हमें अजीब भी लगेगा कि अगला बंदा सामने इंग्लिश बोल रहा है और हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। जी बिल्कुल, इस पैकेज को देख के पता
है स्पेलिंग्स की और उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशंस की भी। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर तालीम मारिया रेहान। आइए उनसे लैंग्वेज में और ख़ास तौर पर प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स के हवाले से हम बात करें। तो फिर यहाँ बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मारिया, आज हम बात करें स्पेलिंग की, प्रोनाउंसिएशन की, तो डेफिनेटली हम सब बड़े कॉन्शियस बैठे हुए हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं किसी भी थीम में जाके कहीं ना कहीं गलत हो जाती है और हमें फील भी नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे पहले क्या क्राइटेरिया होता है? क्योंकि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का बड़ा प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, फिर उसको प्रोनाउंस करना सिखाएं, कितना प्रेशर होता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? देखिए, सिखाने वालों पे तो बहुत जिम्मेदारी है, हाँ, लेकिन इक्वल जिम्मेदारी सीखने वाले पे भी बनती है, क्योंकि हम माने या ना माने, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो सामने वाले को आपके बारे में बता देती है। इतना उसके बावजूद भी हमको हमेशा अपने जहन में ये रखना चाहिए कि इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। यस, और बिलाशुबा बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। नॉट ओनली इंग्लिश, मैं कहूँगी जितनी ज़बानें आपको आए कम है, चाहे वो आपकी अपनी इलाकाई ज़बानें हैं या इंटरनेशनल कोई और ज़बान है। और हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब इंसान सीखना शुरू करता है तो गलत, ऑल राइट, यू कैन करेक्ट योरसेल्फ एट एनी पॉइंट इन टाइम। और हर आदमी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट जहां आप जिंदगी में ये कहें कि मैं परफेक्ट हूँ। तो ना सीखना बंद करना चाहिए, ना सिखाने वालों को गिव अप करना चाहिए, लेकिन ये कि सिखाने वालों पे ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि फिर वो गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने कहा कि सिखाने वालों पर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए आती है कि उन्हें परफेक्ट होना पड़ता है। अच्छा मारिया, इंग्लिश और उर्दू दोनों की बात करना चाहूंगी। आजकल इंग्लिश के हवाले से ज्यादा हम देखते हैं स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, खैर स्कूल्स में आप सीख ही जाते हैं इंग्लिश, तो आप सिखाने पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उर्दू पे हम इतनी ज्यादा नहीं देखते हैं। अच्छा, इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है आजकल के स्कूल किस तरीके से आप लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों की अदायगी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन या फिर दोनों की स्पेलिंग्स पे खास तौर पर फिर किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, एक वक्त था बीच में जब हम बहुत लैक कर गए थे लैंग्वेज के हवाले से, इसलिए कि हम इतने कॉन्शियस हो गए थे इंग्लिश को लेकर, या पेरेंट्स से लेके, टीचर से लेके, पियर्स से लेके, सिबलिंग, कजिन्स, इतना प्रेशर आ गया था कि अच्छा तुम इंग्लिश में बात नहीं करते, या मजाक उड़ाना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं, कि वो सब चीजें छोड़ के इंग्लिश में आ गए थे। लेकिन फिर लोगों ने ये रियलाइज किया उर्दू बोलना उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल का अलमिया ये है जिसमें अब बहुत काम हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बच्चों को उर्दू अच्छी नहीं आती। सही ना, यानी इंग्लिश तो उनको फिर आ जाती है, उनको स्पेलिंग्स भी आ जाती है, वो अच्छे स्कोर्स ले लेते हैं, लेकिन उर्दू हमारे ही मुल्क में अब उर्दू एक मसला बनता जा रहा है। अच्छा मारिया, जहाँ पर हम स्पेलिंग्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा अगर आप उनको हट के बोलें तो ही पता लगता है, लेकिन कुछ बड़ी माइनर से जो है वो फर्क होते हैं और उससे पूरा जुमला चेंज हो जाता है। जैसे कहते हैं आई एट, मतलब अब आप हाउ विल यू प्रोनाउंस, तो आप भी कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि डेफिनेटली आपकी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है। अब जिस तरीके से इंग्लैंड में कुछ लोग बोलते हैं मिस्चीवियस, कुछ लोग बोलते हैं मिस्चीवियस, ठीक है, तो बड़े और यहाँ पर एक बड़ा आम परसेप्शन ये है कि लोग बोलते हैं आई वाना गो, यू वाना गो, इट्स नॉट अ वाना, इट्स वाना, राइट, इट्स नॉट अ गोना, इट्स डिफरेंस। फिर आप कैसे, क्योंकि एक बंदा मिस्टेक्स के साथ में आपके पास आ रहा है और एक बंदा जेन्युइन इंग्लिश सीखने आपके पास आ रहा है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। जो सीखने आ रहा है उसकी बेस बनेगी, लेकिन जो गलत सीख के आ रहा है उसको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, खैर देखिए, ये तो फिर वो वाली लैंग्वेज आ गई जहाँ अबूर होता है, इस तरफ चले जाते हैं वाना और गोना की तरफ। अनलेस एंड अनटिल, वही मैंने कहा ना कि एक तो सीखने के लिए आ रहा है तो वो डेफिनेटली उसकी बेस बन जाएगी, लेकिन जो गलत सीख के आ रहा है उसके लिए फिर किस तरीके से उसको आप हैंडल करें? अब वही वाली चीज है कि कॉन्सेप्ट आ गया है अनलर्न एंड देन रीलर्न, तो ये आपको बताना पड़ता है। कभी सामने वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, कभी जो है वो आना का इशू बन जाता है। बट ये कि ये तो हम टीचर्स के लिए या प्रिंसिपल्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, सबके लिए है कि have to unlearn and then relearn again, ये बहुत जरूरी है। ठीक, सही। अच्छा, मैं दोनों लैंग्वेज के हवाले से बात करूंगी, इंग्लिश भी और उर्दू भी। उर्दू का हमारा एक्सेंट अलग है, हमारे पड़ोसी मुल्क में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूके में अलग अंग्रेजी बोली जा रही होती है और फिर अमेरिकन एक्सेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको यहाँ पर स्कूल सिस्टम
कौन से एक्सेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ ये वाला एक्सेंट जो है ये हमारे बच्चों को आना चाहिए? दूसरा, उर्दू में हम लोग जिस तरीके से देखते हैं मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया का, और उसकी वजह से हमारी उर्दू भी बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इन दोनों को आप कौन से एक्सेंट को प्रेफर करते हैं? तो अंग्रेजी में आप एक्सेंट को दुरुस्त करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक एक्सेंट की बात है तो डेफिनेटली इट्स वेरी रेयर दैट वी फॉलो द ब्रिटिश एक्सेंट। बिल्कुल, हाँ। बहुत हमारी लैंग्वेज के हिसाब से बड़ा एक्सेंट को फॉलो करें। सही। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ तक उर्दू के हवाले से मैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, थोड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले अखबारात से लोग उर्दू सीखते थे, और अब अगर आप अखबार उठाएं तो उसमें बेतहाशा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। सही। या लैंग्वेज या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत होती है, या उनकी स्पेलिंग्स तक अल्फाज की गलत होती है। तो जो पुराने लोग हैं बहुत दिल बर्दाश्त हो रहे होते हैं, अपने घर में अपने बुजुर्गों को सुन रहे होते हैं कि पहले हम इससे उर्दू सीखा करते हैं। एक्चुअली बेस जो है ना वो आपके घर से बनती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए देखा है कि जी हम फला जगह से बिलोंग करते हैं तो हमारी उर्दू ऐसी है। भाई आपकी नेशनल लैंग्वेज है, अगर आप को अपने एरिया को सब चीजों को अगर आप ऑन करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को ऑन क्यों नहीं करते? आपको अपनी लैंग्वेज को ऑन करना चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे फिक्र मत करें, फिक्र, इट्स लाइक फिक्र। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं शब बखैर, इट्स लाइक शब बखैर। मतलब कहीं अगर हम पॉइंट आउट नहीं करते तो फिर हमारी अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी, उसका भी बुरा हाल हो रहा होता है, और फिर हम चले जाते हैं इंग्लिश पे, जो कि आजकल सबका कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। इवन बीबीसी में कॉलम ऑफ जर्नलिज्म में उन्होंने बहुत सारे लोगों से इंग्लैंड में ही इंटरव्यूज किए, और उनके अपने लोगों से जो रियल गोरे थे उनके अपने लोगों से ही उन्होंने स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस करवाई। उन लोगों से भी तो इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कि अगर आप इंग्लिश में कोई चीज गलत बोल जाते हैं या गलत कर जाते हैं तो ऐसी गलतियां गोरे भी करते हैं। वही उर्दू में हम देख रहे हैं। तो व्हाई द हेल यू थिंक लाइक दैट कि यू आर नॉट एजुकेटेड इफ यू कांट स्पीक इंग्लिश? तो इस हवाले से बताओ की चीज जो है उसको भी अगर हम गलत तरीके से पढ़ेंगे या उसकी अदायगी हम गलत तरीके से करेंगे तो शायद वो दूसरे के लिए भी यही होगा कि उर्दू के माहिर। ये इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स ये जरा डिफाइन करें। उन ममालिक में से है, उन चंद ममालिक में से है जहां आप देखेंगे कि आपके बिलबोर्ड्स और आपकी दुकानों के नाम आपके नहीं होते, जो कि बहुत अफसोस की बात है। Exactly. अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो फिर वो चाहे कोई सा भी मुल्क, चाइना, वो जापानीज में, चाइनीज में, फ्रेंच में लिखा होता है, वो लोग बड़े फख्र से बात कर रहे होते हैं। ये जो एक कॉम्प्लेक्स का बीज अंग्रेज बो के गया, हमें तोड़ने के लिए हम उससे आज तक के बाद भी बाहर नहीं आए। वरना आप ये सोचे कि मेरी सारा बचपन बाहर गुजरा, लेकिन हमें ना कभी बोलने में प्रॉब्लम आई, ना रीडिंग में, ना राइटिंग में। राइट, वो सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ऐसा नहीं था कि इस चीज को लेके जो है वो ये किया जाता कि नहीं बेटा इसी को बोलते रहना, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते रहना, तुम दूसरे बच्चों से बड़ी। बिल्कुल, कभी भी हमारे घर में ये नहीं कहा गया, बल्कि ज्यादा ये टोका गया कि उर्दू का ये लफ्ज तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे बोला। ये बिल्कुल सही से पॉइंट आउट किया आपने कि अगर हमें जिस तरीके से स्टार्ट में बताया जा रहा होता है हम उसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। हमें बचपन में बोला जाता था कि अगर आपकी लिखाई अच्छी नहीं है या आप बहुत स्लो लिखते हैं तो आप खबरनामा देखें और उस टाइम पे लिखना शुरू कर दें तो शायद आपकी लिखाई जो है वो तेजी से होगी। अच्छा मारिया, एक और चीज हम रोमन में आजकल बड़ा देखते हैं, लिखे हुए होते हैं मैसेजेस भी और बहुत सारी चीजें। अब तो बहुत से कार्ड्स वगैरह भी उसी तरीके से लिखे जा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कितना ज्यादा नुकसानदेह हमारी जबान के लिए ये? बेतहाशा नुकसानदेह। देखिए, जहां तक मोबाइल फोन्स की बात है या मैसेजेस की बात है तो आई एग्री दैट्स ओके, लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ कि जैसे बहुत सारे चैनल्स पे जाना होता है, इत्तफाक के देखना, तो उन्होंने बहुत सारे अपने पॉइंट रोमन में लिखे, तो दैट इज पॉइंटलेस। वो चीज मुझे फिर समझ में नहीं आती कि क्यों कार्ड्स में अगर लिखा हुआ है जैसे आपने कहा या कोई और चीज प्रिंट हुई है। मेरे ख्याल से वही वाली चीज है जैसे हमारे घर में अक्सर बात होती है कि हम कब तक कहेंगे कि नहीं है, वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू ग्रो। राइट, लिटरली मेरे हस्बैंड ने कहा कि गो एंड इनिशिएट अ फेसबुक पेज, फंड्स जमा करना मेरा काम है, यहाँ बहुत लोग पैसे देते हैं, इंसान जेन्युइन होना चाहिए, एग्जैक्टली वी शुड स्टार्ट दिस। इसी तरह से जब तक हम ये चीजें रिजेक्ट करना नहीं स्टार्ट करेंगे या अपने घरों में इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपने इर्द गिर्द उठने बैठने वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को,
कि आप अगर अच्छी मारिया, उर्दू बोल रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस की पूरी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखें तो मलाला यूसुफजई को देखें, आप बिल्कुल यहाँ से गई थी, बिल्कुल किस इलाके से गई थी और वहां पे जाके उन्हीं बच्चों के साथ पढ़, जब वो गई थी तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं थी, इतनी जेन्युइन तो नहीं थी, लेकिन वो वहाँ गई, उन्होंने अपनी तालीम से, अपनी काबिलियत से अपने आप को मनवाया। ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एजुकेशन होती है जिससे लोग मुतासिर होते हैं। लेकिन इस्तेमाल हमें जब करना पड़ता है जब ग्लोबली या इंटरनेशनली हमें इंटरेक्ट करना हो, लोग आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी बात को सुनना चाहते हैं और आप कन्विंस करना चाहते हो दूसरे को। तो इस हवाले से इंग्लिश जो है वो हम ज्यादा सीखना चाहते हैं कि जी हम अपनी बात ग्लोबली प्रेजेंट कर सकें। सही। तो मारिया हमारे साथ ही सभा, हमारे पास टाइम जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। और मारिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया कि किस तरीके से आजकल हम पे बल्कि उर्दू पर भी काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी चीज है। इसी तरीके से आगे लेकर चलते रहें क्योंकि आप ही लोग हैं जिनसे हमारे आने वाली नस्लें या हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ज्यादा ब्राइट हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच मारिया। सो जनाब, बात हो रही है प्रोनाउंसिएशन की और एक वर्ड है जो हम सारे लोग बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं, वो है ग्रीनविच। इट्स नॉट ग्रीनविच, इट्स लाइक ग्रीनिच। गुड मॉर्निंग। तो एक ब्रेक का जिसके बाद मिलवाएंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचर सर अहमद से। मेरा नाम अहमर है, अहमर हनीफ, और मैं अंग्रेज़ी पढ़ाने के शोबे से वाबस्ता हूँ गुज़िश्ता तकरीबन 21 साल से। और ज़ाती तौर पे मैं एक लैंग्वेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ तकरीबन 25-26 साल से। बहुत कुछ सीखने को आज तक मिलता रहा है और आज भी हर रोज़ ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ सीखने के लिए हमें मिल जाती है। पहले हम समझ रहे होते हैं कि इट्स बिन ओवर एंड वी हैव लर्नड तकरीबन तमाम चीज़ें, लेकिन आने वाला ये वाज़े कर देता है कि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न और रोज़ाना नई चीज़ें आ रही होती हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। कम्युनिकेटिव के इफ़ेक्टिव होने में और मीनिंगफुल होने में प्रोनाउंसिएशन बहुत कलीदी किरदार ज़बान के बोले जाने के हिसाब से। और चूँकि कम्युनिकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ होती है, अगर अल्फाज ठीक से अदा नहीं किए जाते तो उनका मीनिंग भी ठीक से आगे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता। आम तौर से प्रोनाउंसिएशन एक बहुत नेग्लेक्टेड एलिमेंट रहा है अंग्रेज़ी सीखने के अमल में, और टीचर्स आम तौर से बड़ी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी कर रहे होते हैं सिर्फ जल्दी बेसिक्स को सीख लेने में, जबकि प्रोनाउंसिएशन का सीखना और सिखाया जाना बहुत सीरियस रोल प्ले करता है सही कम्युनिकेशन में। बिसाइड्स स्पेलिंग्स, लिखाई के दौरान तकरीबन वैसा ही किरदार अदा कर रही होती है प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग में कर रहा होता है और आपकी लैंग्वेज को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में मददगार हो रही होती है। स्पेलिंग का ठीक इस्तेमाल दो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स रख सकता है किसी भी आदमी के बारे में और कम्युनिकेशन के ऊपर उसकी। एक इफ़ेक्ट तो उसकी कितने हुए और उसने कितना ख्याल रखा है इस बात का कि वो जो पेपर पे प्रोड्यूस कर रहा है या स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में वो कितना मुहतात था। जितना अच्छा प्रोडक्शन ऑफ राइटिंग कोई आदमी प्रोड्यूस करता है एहतियात के साथ, उतना ज़्यादा केयरफुल होने का इम्प्रेशन वो दूसरे लोगों पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और अगर एक आदमी बगैर स्पेलिंग्स की केयर किए एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस कर देता है तो एक इनडायरेक्टली वो एक मैसेज सेंड कर रहा होता है रीडर को कि इसने जल्दी में कर दिया, लापरवाही में कर दिया, या इसकी अप्रोच कम से कम इतनी केयरफुल नहीं थी किसी भी जॉब को। आफ्टर ऑल इट इज़ अ टास्क गिवन टू समबडी टू राइट and the production of the task was not careful enough, that actually leads to an impression about the person that he was not careful enough. मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं देखता हूँ कि फूड पे चेक रखा जाता है या अदर एक्टिविटीज़ पे चेक रखा जाता है जो इनएक्सेप्टेबल वेज इख्तियार करके अपनी चीज़ों करते हैं। मेरे ख्याल से तालीम का शोबा भी सेहत के शोबे जितना ही अहम है, क्योंकि जिस तरह सेहत
ओवरऑल पर्सनालिटी की फिटनेस को मेंटेन करने में अपना किरदार अदा कर रही होती है। अच्छी तालीम एक माशरे की सेहत को मेंटेन करने का किरदार अदा कर रही होती है और इंतहाई ज़रूरी है कि तालीम का जब सफ़र तय करना शुरू किया जाए तो सही डायरेक्शन में किया जाए। तालीम याफ्ता लोग और ट्रेनिंग याफ्ता लोग उसको करें और अगर वो करेंगे तो निस्बतन इम्कानात बेहतर होते हैं कि वो बेहतर सिटीजन्स, एजुकेटेड सिटीजन कर पाएंगे। चले जी, बिल्कुल फ्लैशबैक में चले गए हैं और मुझे इस वक्त मेरे इंग्लिश के ट्यूटर याद आ गए जिनका नाम था सर उमर, और वो अब जंग प्रेस के साथ में होते हैं और जर्नलिस्ट हैं। और अगर वो देख रहे होंगे तो सर डेफिनेटली जितना कुछ आपने सिखाया था वो सारा कुछ मुझे याद है और अभी भी मैं छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करती हूँ तो मुझे आप ज़रूर याद आते हैं। तो वक्त हुआ है झटपट खाना बनाने का और हल्की फुल्की भूख का, तो उसके लिए हम चलते हैं मावरा की रैपिड रेसिपी। आज देखते हैं कि मावरा क्या बना रही हैं। तो ये जो सैलेड थी ये थी एवोकाडो और आई होप कि मैंने इसको बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया होगा। तो बात हो रही है इस वक्त प्रोनाउंसिएशन की, तो क्यों ना जिक्र करें हम फिर इंग्लिश स्पेलिंग से जुड़े गेम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्क्रैबल की। जी बिल्कुल सबा, स्क्रैबल मुझे तो पर्सनली बड़ा पसंद है। मिलते हैं यंग और एनर्जेटिक टैलेंट मरियम से जिन्होंने स्क्रैबल में अपना नाम कमाया है और कई टाइटल भी अपने नाम किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जो बुकवर्म्स होते हैं जो बेचारे, वो क्या हमारे इधर कॉन्सेप्ट है मम्मी डैडी वाले लोग। मम्मी डैडी वाले लोगों का गेम है। जो कूल टाइप लोग होते हैं ना वो नहीं आते इसमें। तो एक बड़ा ही डिस्करेजिंग सा रिस्पॉन्स था कुछ लोगों का। शुरू में ज्वाइन करते हैं तो किसी चीज़ में इतनी जल्दी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। तो मेरे साथ भी यही था कि मेरा इंटरेस्ट इतनी जल्दी डेवलप नहीं हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, लेते थे, ड्रॉप करते थे, छोड़ के जाते थे रेगुलरली टूर्नामेंट्स में। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार इसकी पढ़ाई इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है या उसकी कोई और एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही है। सीनियर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। वो सब सीनियर्स है बहुत अच्छा खेलते, लेकिन कभी ऐसा नहीं उन्होंने फील करवाया कि यार ये क्या, ये तो बच्चे हैं, इनको तो खेलना ही नहीं आता। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पॉन्स था। मैंने जब अपना पहला क्वालिफायर खेला वो था मलेशिया के लिए, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप होनी थी मलेशिया में। तो मैंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा उसमें रिप्रेजेंट किया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन 8 लोग थे और मैं उन 8 लोगों में से थी। आई वाज 8th, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी मेरे लिए। यही मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि पहली दफ़ा जब आपका फॉल होता है वो ही एक डिटर्मिनिंग पोजीशन होती है कि अब आप उसको गिव अप करोगे तो यू हैव फेल्ड।
और अगर आप उसे सबक सीख के और ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो यू हैव सक्सीडेड। और मैंने यही किया कि मैंने उसे सबक सीखा, मैंने गिव अप नहीं किया, और मैंने और ज्यादा मेहनत की। आर्ग्यूमेंट विन करना अलग ही मजा होता है, मार के हरवा के तो कोई भी विन कर लेता है, लेकिन अपनी बात पे लोगों को परसुएट करना और उन्हें किसी गलत रास्ते से हटाकर किसी चीज की तरफ मोटिवेट करना, आई गेस एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी, क्योंकि वो प्रोसेस में उसको ग्रूम करूँ और डिबेट्स में भी अच्छा करूँ, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हों या वुमेन्स हों, सो मुझे उस पर भी वर्क करना है। जी बिल्कुल मरियम, हमने जाना और मरियम भी चमकते सितारों से कम नहीं थे। चमकते सितारे बहुत सारे हैं, उनसे मिलवाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। Don't go anywhere, stay with us, keep watching Good Morning Aaj।